सबसे पहले आपका सामना होता है एक जिंदा लगने वाला डायनासोर से। दोस्तों, अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? आइए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं टिकट काउंटर पे। 5 ईयर से एबव बच्चों के लिए, 5 ईयर से एबव लोगों के लिए 100 रुपीज पर हेड टिकट है। चलिए दोस्तों, चलते हैं म्यूजियम की ओर, बने रहिए वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग द अभ्यांश पे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ बेंगलोर के बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस पे। ये है विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम। तो चलिए आप लोग सामने एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए द अभ्यांश के साथ। दोस्तों, यहाँ विज्ञान, तकनीक और उद्योग, ये तीनों का एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम इस संग्रहालय को 100% देखने जा रहे हैं। चारों मंजिलों को क्रम से देखेंगे और हर गैलरी, हर अधिष्ठान, हर इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। दोस्तों, ये है म्यूजियम का एंट्री गेट। यहाँ पर टिकट चेक हो रहा है। चलिए टिकट दिखा के हम लोग म्यूजियम के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, आप जब संग्रहालय में प्रवेश करते हैं और सीढ़ियां या लिफ्ट से पहली मंजिल पर पहुंचते हैं तो आपको यह स्तर एक तरह से मूल प्रविष्ट और तकनीकी समझ दोनों का सेटअप लगता है। पहले मंजिल पर आमतौर पर निम्नलिखित प्रमुख गैलरी प्रदर्शनी मिलती है। पहला है इंजन हॉल। दोस्तों, इस म्यूजियम में जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले आपका सामना होता है एक जिंदा लगने वाला डायनासोर से। दोस्तों, अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, हम लोग नीचे भी जाएंगे ग्राउंड फ्लोर में। पहले फर्स्ट फ्लोर घूम लेते हैं। दोस्तों, फिजिक्स का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है लीवर। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, लीवर एक सरल मशीन है जो किसी वस्तु को कम बल लगाकर उठाने या हिलाने में मदद करती है। इसमें प्रमुख 3 भाग होते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है फलक्रम, आधार बिंदु, जहां लीवर घूमता है। दूसरे नंबर पे आता है लोड, उसका हिंदी अर्थ है भार, जो चीज उठाना होता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है एफर्ट, प्रयास, बल, जो बल हम लगाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है व्हील एंड एक्सल। जब एक बड़े पहिए और छोटे धुरे को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि एक को घुमाने से दूसरा घूमे और बल की बचत हो, उसे व्हील एंड एक्सल कहते हैं। दोस्तों, अब नेक्स्ट है इंक्लिन्ड प्लेन। दोस्तों, जब कोई समतल सतह जमीन के साथ एक कोण बनाती है ताकि भारी वस्तु को ऊपर या नीचे कम बल से ले जाया जा सके, उसे इंक्लिन्ड प्लेन कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है स्क्रू। स्क्रू एक ऐसा सरल यंत्र है जिसमें एक इंक्लिन्ड प्लेन सिलेंडर के चारों ओर लपेट दिया जाता है ताकि उसे घुमाने पर वो वस्तु में घुस सके या उसे ऊपर उठा सके, उसे स्क्रू कहते हैं। दोस्तों, अब नेक्स्ट है गियर। गियर एक दांतों वाला पहिया है जो दूसरे दांतों वाले पहिए से जुड़कर बल और गति एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट है पुले। दोस्तों, पुले एक ऐसा यांत्रिक यंत्र है जिसमें रस्सी या बेल्ट को एक घूमने वाले पहिए पर चलाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भारी वस्तु को ऊपर या नीचे ले जाया जा सके। दोस्तों, अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म। ऐसा सिस्टम या व्यवस्था जहां कई पार्ट्स या मशीन मिलकर किसी खास काम को पूरा करते हैं। घड़ी के अंदर छोटे छोटे गियर्स घूमते हैं, ये एक मैकेनिज्म है। दोस्तों, अब नेक्स्ट है कैम। कैम एक घूमने वाला यांत्रिक भाग होता है जो किसी मशीन में घूमने वाली गति को ऊपर नीचे या आगे पीछे वाली गति में बदल देता है। इससे मशीनों में मोशन को कंट्रोल किया जाता है, कभी पिस्टन को चलाने के लिए, कभी वाल्व को खोलने बंद करने के लिए। दोस्तों, अब नेक्स्ट है चेन ड्राइव। चेन ड्राइव एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें 2 गियर को एक धातु की चेन के जरिए जोड़ा जाता है ताकि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पावर या मोशन पहुंचाई जा सके। दोस्तों, अब नेक्स्ट है बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा घूमने वाले पहिए को एक लचीली पट्टी से जोड़ा जाता है ताकि पावर और मोशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। दोस्तों, अब नेक्स्ट है क्लॉक। क्लॉक यानी घड़ी एक ऐसा यांत्रिक यंत्र है जो समय को मापने और दिखाने और नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। ये गियर्स, स्प्रिंग, पेंडुलम या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स को गिनती में बदलकर दिखाती है।
दोस्तों अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म। ऐसा सिस्टम जिसमें कई मैकेनिकल पार्ट्स जैसे गियर्स, पुलेज, लीवर्स, रॉड्स आपस में जुड़कर किसी काम को पूरा करने के लिए मोशन और फोर्स को बदलते हैं। सीधे शब्दों में मैकेनिज्म वो तरीका है जिससे कई मशीनें चलती हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है वीडियो कॉर्नर। उसके बगल में है गियर्स। गियर एक गोल धातु का पहिया होता है जिसके किनारों पर दांत बने होते हैं। ये दांत एक दूसरे गियर के दांतों से मिलते हैं और इस तरह मोशन और पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पहुंचाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो गियर एक ऐसा यांत्रिक पुर्जा है जो घूमने वाली गति बल को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। दोस्तों अब फर्स्ट फ्लोर हम लोग का घुमा हुआ कंप्लीट हो गया है। चलते हैं ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारी मशीनरी वगैरह है, तो चलिए ग्राउंड फ्लोर अब देखते हैं। उसके बाद जाएंगे सेकंड फ्लोर, उसके बाद जाएंगे थर्ड फ्लोर। दोस्तों तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों ये जो सीलिंग में लगी हुई है रिंग्स, ये बॉल मोशन को दर्शाती है। दोस्तों चलिए डिटेल्स में समझाते हैं। दोस्तों यहाँ छोटी छोटी गेंदें इन रंग बिरंगी ट्रैक पर घूमती है। ये हमें दिखाता है कि कैसे ग्रेविटी, एनर्जी और मोशन एक साथ काम करते हैं। देखिए कैसे ये बॉल्स ऊपर नीचे गोल गोल घूमती है, अपनी यात्रा पूरा करती है। सच में साइंस को मजेदार बनाती है। दोस्तों ये है चंद्रयान 3, भारत का तीसरा चंद्र मिशन जिसे इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लॉन्च किया था। यह मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। दोस्तों ये है नेशनल ऑयल इंजन, एक प्रकार का इंटरनल कंबशन इंजन, अंतरिक्ष दहन इंजन है जो तेल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि से चलाया जाता है। इसे आमतौर पर मशीन चलाने, जनरेटर, पंप सेट, ट्रैक्टर या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजन में फ्यूल तेल को जलाकर ऊर्जा बनाई जाती है। यह ऊर्जा पोजीशन को चलाती है जिसे मैकेनिकल पावर उत्पन्न होती है जो मशीन या वाहन को चलाने में काम आती है। दोस्तों ये है एनिमल पावर। जब किसी जानवर जैसे बैल, ऊंट, घोड़ा, भैंस, गधा, हाथी आदि की मदद से काम किया जाता है तो उसे पशु शक्ति या एनिमल पावर कहा जाता है। यह मानव सभ्यता की सबसे पुरानी ऊर्जा स्रोतों में से एक है। दोस्तों यह है ह्यूमन मसल पावर। जब किसी काम को मनुष्य अपनी मांसपेशियों, मसल्स की ताकत से करता है तो उसे ह्यूमन मसल्स पावर कहा जाता है। यह सबसे पुरानी और प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों ये है विंड पावर। विंड पावर पवन शक्ति वह ऊर्जा है जो हवा की गति विंड एनर्जी से प्राप्त की जाती है। इसे पवन चक्की या विंड मिल भी कहते हैं। विंड टरबाइन की मदद से बिजली में बदल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है वाटर पावर। वाटर पावर जल शक्ति या हाइड्रो पावर वह ऊर्जा है जो बहते या गिरते हुए पानी से प्राप्त की जाती है। दोस्तों ये है मून, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और रात के आसमान में सबसे चमकीला पिंड है। दोस्तों ये है गैस इंजन। गैस इंजन एक ऐसा इंटरनल कंबशन इंजन है, आंतरिक दहन इंजन है जो गैस ईंधन जैसे नेचुरल गैस, LPG, CNG या बायोगैस से चलता है। दोस्तों ये है ऑयल इंजन। ऑयल इंजन एक प्रकार का इंटरनल कंबशन इंजन है, आंतरिक दहन है जो तेल, डीजल, केरोसिन से चलता है। इसका उपयोग ट्रैक्टर, पंप सेट, जनरेटर, ट्रक और मशीनों को चलाने में किया जाता है। दोस्तों ये है सेंटिनल वैगन। यह एक भाप चालित मालगाड़ी है जिसे ब्रिटिश कंपनी सेंटिनल वैगन वर्क LTD ने बनाया था। दोस्तों ये है मिडलिज डीजल इंजन। एक प्रसिद्ध डीजल इंजन है जिसे मिडलिज बिकरटन एंड डे कंपनी इंग्लैंड में है जो बनाया था। यह इंजन उच्च शक्ति और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग रेलवे, जहाज, बिजली उत्पादन उद्योगों में किया जाता है। इस इंजन आंतरिक दहन इंटरनल कंबशन सिद्धांत पर काम करता है जिसमें डीजल ईंधन जलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। दोस्तों मिडलिज इंजन कम ईंधन खपत और उच्च दक्षता और लंबे समय संचालन जीवन के कारण लोकप्रिय है। दोस्तों यह है ब्रंकास स्टीम इंजन। दुनिया का सबसे पहला भाप इंजन स्टीम इंजन माना जाता है जिसे गियोवनानी ब्रांका नामक इतालवी इंजीनियर ने सन 1629 में बनाया था।
इस इंजन में उबलते पानी से निकलने वाली भाप को एक नोजल से पंखे जैसे पहिए टरबाइन व्हील पर छोड़ा जाता था। भाप की गति से वह पहिया घूमता था और घूमने की ऊर्जा रोटेशनल एनर्जी से मशीनें चलती थी। दोस्तों यह डीजल इंजन एक प्रकार का इंटरनल कंबशन इंजन आंतरिक दहन इंजन है जो डीजल ईंधन से चलता है। इसे जर्मन इंजीनियर रुडॉल्फ डीजल ने 1892 में बनाया था। इंजन में हवा को सिलेंडर में बहुत अधिक दबाव पर संपीड़ित कंप्रेस किया जाता है। इससे हवा का तापमान बहुत बढ़ जाता है। डीजल ईंधन इंजेक्ट किया जाता है जो तुरंत जल उठता है। इस दहन कंबशन से ऊष्मा हीट और दबाव प्रेशर पैदा होता है जो पिस्टन को नीचे धकेलता है और इससे यांत्रिक शक्ति मैकेनिकल पावर बनती है। दोस्तों ये है शेवरलेट, एक प्रसिद्ध अमेरिकन कार ब्रांड जिसे जनरल मोटर्स GM ने 1911 में शुरू किया था। इसके ऑटोमोबाइल इंजन अपनी पावर, परफॉर्मेंस और भरोसेमंद तकनीक के लिए जाने जाते हैं। शेवरलेट ने कई तरह के इंजन बनाए। पहला है पेट्रोल, सेकेंड है डीजल इंजन, तीसरा है V8 इंजन, चौथा है टर्बोचार्ज इंजन। दोस्तों नेक्स्ट है स्टॉक डीजल इंजन। पहले स्टॉक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक यानी पिस्टन। पिस्टन का ऊपर या नीचे चलने की एक पूरी चाल। जब पिस्टन इंजन के सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलता है तो उसी को स्टॉक कहा जाता है। दोस्तों अब डीजल इंजन के बारे में समझते हैं। डीजल इंजन वो इंजन है डीजल फ्यूल पर चलता है। इसमें हवा को बहुत ज्यादा दबाव कंप्रेस से गर्म किया जाता है और फिर उसमें डीजल डाला जाता है जिससे वो अपने आप जल उठता है और पावर पैदा करता है। इसे कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। दोस्तों नेक्स्ट है डीजल इंजन फ्यूल फ्लो पथ। दोस्तों डीजल इंजन में फ्यूल टैंक से डीजल फ्यूल पंप और फिल्टर होकर इंजेक्टर तक पहुंचता है, फिर दहन कक्ष में स्प्रे होकर जलता है और वहीं से इंजन को पावर मिलती है। दोस्तों ये सारे मशीनरी सारे डीजल इंजन ही हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है हॉट एयर इंजन। हॉट एयर इंजन एक ऐसा इंजन है जो गर्म हवा की मदद से मैकेनिकल पावर पैदा करता है। इसमें न तो पेट्रोल लगता है न ही डीजल, बस हवा को गर्म किया जाता है और वहीं से इंजन को चलाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट है कार का व्हील कैसे काम करता है। प्रोपेलर शाफ्ट इंजन से पावर लाता है। क्राउन व्हील पिनियन गियर पावर को 90 डिग्री में मोड़ के डिफरेंशियल में भेजते हैं। स्मॉल और लार्ज गियर मिलकर दोनों साइड के हाफ शाफ्ट लेफ्ट और राइट व्हील को चलाते हैं। जब कार सीधी चलती है दोनों व्हील एक ही स्पीड से घूमते हैं। जब कार टर्न लेती है ये गियर आपस में एडजस्ट होके एक व्हील को तेज और दूसरे व्हील को धीरे घुमाते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है व्हील। कार का स्टीयरिंग वो हिस्सा है जिसमें हम गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ते हैं, यानी स्टीयरिंग ही गाड़ी की डायरेक्शन कंट्रोल सिस्टम है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए ये क्या है। दोस्तों ये है क्रैंक अरेंजमेंट। क्रैंक अरेंजमेंट वो सिस्टम होता है जो पिस्टन की ऊपर नीचे चलने वाली मोशन को घुमावदार रोटेटरी मोशन में बदल देता है। इसमें पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट जुड़े होते हैं और पिस्टन चलता है तो क्रैंक शाफ्ट घूमती है जिससे इंजन की पावर पैदा होती है। दोस्तों नेक्स्ट है टाइम द स्पार्क। इसका मतलब होता है इंजन में सही समय पर स्पार्क चिंगारी पैदा करना, यानी जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में पहुंचता है उसी पल स्पार्क प्लग से चिंगारी दी जाती है ताकि फ्यूल एयर मिक्सर जलकर पावर स्ट्रोक शुरू करे। अगर स्पार्क जल्दी या देर से किया जाए तो इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। दोस्तों अब नेक्स्ट है पिस्टन। पिस्टन इंजन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। ये एक धातु का गोल सिलेंडर जैसा भाग होता है जो इंजन के सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है ट्विन रो रेडियल एयरक्राफ्ट इंजन। दोस्तों ट्विन रो रेडियल एयरक्राफ्ट इंजन एक ऐसा एयरक्राफ्ट इंजन होता है जिसमें सिलेंडर दो गोल पंक्तियों में लगे होते हैं, मतलब एक रिंग में एक राव और एक के पीछे दूसरी रिंग में दूसरी राव। रेडियल शब्द इसलिए क्योंकि सारे सिलेंडर क्रैंक शाफ्ट के चारों ओर रेडियली गोल घेरा बनाकर लगे होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है मरीन इंजन। मरीन इंजन वो इंजन होता है जो जहाजों, बोट्स और सबमरीन को चलाने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों
दोस्तों मरीन का मतलब होता है समुद्र से जुड़ा हुआ, इसलिए मरीन इंजन यानी वो इंजन जो पानी में चलने वाले वाहनों को पावर देता है। दोस्तों ये है रोल्स रॉयस A1 MK203 जेट इंजन। रोल्स रॉयस A1 MK203 जेट इंजन एक टर्बो इंजन है जिसे ब्रिटेन की मशहूर कंपनी रोल्स रॉयस ने बनाया था। ये इंजन खास तौर पर लड़ाकू विमानों, फाइटर जेट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया था। दोस्तों ये है स्टीम इंजन। जब दुनिया में बिजली नहीं थी तब मशीनें भाप की ताकत से चलती थी और उस वक्त उस ताकत का नाम था स्टीम इंजन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। दोस्तों नेक्स्ट है पेल्टन व्हील टरबाइन। दोस्तों ऊपर से तेज प्रेशर वाले पानी को नोजल से छोड़ा जाता है। पानी टरबाइन के रेड कप लाइक ब्लेड पर टकराते हैं। ये पानी के प्रेशर से व्हील घूमता है। इस व्हील से कनेक्टेड शाफ्ट जनरेटर को घुमाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दोस्तों नेक्स्ट है वाटर टरबाइंस। वाटर टरबाइंस एक ऐसी मशीन होती है जो बहते या गिरते पानी की ताकत को घुमावदार मोशन में बदल देती है। ये एनर्जी फिर से जनरेटर को चलाकर बिजली को पैदा करती है। चलिए दोस्तों ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया है, चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे फिर से एक बार। इधर कुछ मशीनरी वगैरह है। दोस्तों इधर लेथ मशीन रखी हुई है। दोस्तों लेथ जॉब शॉप वो जगह होती है जहां लेथ मशीन की मदद से मेटल पार्ट्स बनाए या शेप किए जाते हैं। लेथ मशीन एक कटिंग मशीन होती है जो घूमते हुए मेटल पीस को काट कर, तराश कर या शेप देकर किसी काम की चीज बनाती है, जैसे शाफ्ट, बोल्ट, ब्रश, पुले, रॉड आदि। दोस्तों नेक्स्ट है बॉल पेन। बॉल पेन एक ऐसी पेन होती है जिसमें एक छोटी सी धातु की गेंद बॉल नीब के सिरे पर लगी होती है। जब हम लिखते हैं तो ये गेंद घूमती है और इंक को पेपर पर समान रूप से फैलाती है। दोस्तों अब नेक्स्ट है लॉक। ताले के अंदर स्प्रिंग, पिंस और की मैकेनिज्म होता है। जब सही चाबी डाली जाती है तो पिंस एक सिद्ध में आ जाते हैं और लॉक खुल जाता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है स्विच। स्विच एक छोटा सा विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो करंट, बिजली के फ्लो को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। दोस्तों अब है पंप। पंप एक ऐसी मशीन होती है जो लिक्विड जैसे पानी, तेल या फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। दोस्तों पंप मैकेनिकल एनर्जी लेकर उसे फ्लूइड प्रेशर में बदल देता है जिससे पानी पाइप के जरिए ऊपर या दूर तक जा सकता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है टैप्स और वाल्व्स। टैप्स और वाल्व्स दोनों ऐसे उपकरण डिवाइस हैं जो पानी, गैस या किसी भी लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है जीपर। जीपर एक फास्टनिंग डिवाइस है जो दो कपड़ों या हिस्सों को खोलने और बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जैकेट, बैग या जींस में। दोस्तों जीपर का आविष्कार व्हिटकम जडसन ने 1893 में किया था और बाद में गिडियन सैंडबैग ने इसका मॉडर्न डिजाइन बनाया। दोस्तों अब नेक्स्ट है वेटिंग मशीन। वेटिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो किसी वस्तु या व्यक्ति का वजन, वेट मापने के काम आती है। जब हम किसी चीज को वेट मशीन पर रखते हैं तो उसका दबाव, फोर्स सेंसर पर पड़ता है। सेंसर उस फोर्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है जो डिस्प्ले पर वजन, वेट के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है कैमरा अपर्चर। दोस्तों अपर्चर कैमरे के अंदर एक छोटा सा एडजस्टेबल ओपनिंग होता है जिससे रोशनी, लाइट, लेंस के जरिए सेंसर या फिल्म तक पहुंचती है। दोस्तों जब अपर्चर बड़ा होता है तो ज्यादा लाइट अंदर जाती है, फोटो ब्राइट बनती है। जब अपर्चर छोटा होता है तब कम लाइट अंदर जाती है, फोटो डार्क बनती है। दोस्तों अपर्चर को F नंबर से जाना जाता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट एक सुरक्षा सेफ्टी बेल्ट है जो वाहन चलाते या सफर करते समय हमें सीट पर सुरक्षित रखता है। जब गाड़ी अचानक रुकती है या टकराती है तो सीट बेल्ट हमारे शरीर को आगे झटके से जाने से रोकता है, जिससे चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। आर्टिफैक्ट ऑफ द मंथ का मतलब होता है म्यूजियम में हर महीने चुनी गई कोई खास और ऐतिहासिक वस्तु जिसे उस महीने के लिए विशेष प्रदर्शन में रखा जाता है।
दोस्तों यह है ग्रामोफोन रिकॉर्ड, एक पुरानी संगीत बजाने वाली डिस्क जो सुई के सहारे घूमकर साउंड प्रोड्यूस करती है। दोस्तों राइट ब्रदर्स और विले राइट और विल्बुर राइट वे दो अमेरिकी भाई थे जिन्होंने दुनिया का पहला सफल हवाई जहाज एरोप्लेन बनाया था। दोस्तों 17 दिसंबर 1903 उस दिन राइट ब्रदर्स ने फ्लायर नाम का हवाई जहाज उड़ाया जो 12 सेकंड तक हवा में रहा और करीब 120 फीट 36 मीटर की दूरी तय की। यह इतिहास की पहली नियंत्रित और इंजन वाली उड़ान थी। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर हो गया है कंप्लीट, चलते हैं अब सेकंड फ्लोर की तरफ। ये कॉर्नर पे लगा हुआ है वेट करने वाला मशीन, तो यहाँ पर आप लोग वेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी विज्ञान शाखा है जिसमें जीवित कोशिकाओं और सूक्ष्म जीवों की मदद से कई दवाइयाँ, फसलें, उत्पाद बनाए जाते हैं। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान और तकनीक टेक्नोलॉजी का मेल, यानी कि जीवित कोशिकाओं, लाइव सेल्स, बैक्टीरिया, पौधों, जानवरों के अंगों का इस्तेमाल करके नई चीजें बनाने, बीमारियां ठीक करने या खेती को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यानी जीवन का इस्तेमाल जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना। दोस्तों अब नेक्स्ट है प्रिमिटिव टेक्निक का मतलब होता है पुराने जमाने की पारंपरिक या शुरुआती तकनीकें जिनका इस्तेमाल इंसान तब करता था जब आधुनिक मशीनें नहीं थी। दोस्तों पुराने जमाने में बिना मशीनों के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली, हाथ से की जाने वाली तकनीकें। दोस्तों अब नेक्स्ट है अर्ली मेथड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। दोस्तों अर्ली मेथड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग का मतलब होता है पुराने समय में पौधों और जानवरों की नस्ल सुधारने के तरीके, जब आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें मौजूद नहीं थी। दोस्तों ब्रीडिंग का मतलब होता है नई और बेहतर नस्लें या प्रजातियां तैयार करना जिसमें अच्छी विशेषताएं हों, जैसे ज्यादा उत्पादन, मजबूत शरीर या रोग प्रतिरोधक क्षमता। दोस्तों अब नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक। दोस्तों रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज वैज्ञानिक, भौतिक शास्त्री और जीव विज्ञानी थे जिन्होंने कोशिका सेल की खोज की थी। दोस्तों रॉबर्ट हुक का जन्म 18 जुलाई 1635 में हुआ था और मृत्यु 3 मार्च 1703 में देश इंग्लैंड में हुआ था। चलिए दोस्तों हम लोग सेल देखने का यानी कोशिका देखने का कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोग भी कोशिका को देखिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट है लुई पास्चर। लुईस पास्चर एक महान फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणु, जर्म्स की खोज की और टीकाकरण तथा पाश्चुरीकरण जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों का आविष्कार किया। लुई पास्चर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह साबित किया कि बीमारियां छोटे छोटे जीवाणुओं से होती है और उन्हीं की वजह से हमें आज वैक्सीन और साफ दूध मिल पाता है। दोस्तों यह एक 3 आयामी 3D मॉडल है जिसमें जानवरों की कोशिका के मुख्य भाग को रंगीन और बड़े आकार में दिखाया गया है ताकि बच्चे लोग देख के आसानी से समझ सकें। दोस्तों अब नेक्स्ट है जर्नी इनटू मैक्रो वर्ल्ड यानी सूक्ष्म जगत की यात्रा। दोस्तों हमारे आसपास हर चीज में लाखों सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, चाहे वो पानी की बूंद हो, मिट्टी का एक कण हो या हमारे शरीर की कोशिकाएं। दोस्तों जर्नी इनटू मैक्रो वर्ल्ड आपको दिखाता है कि इस अदृश्य दुनिया में कितनी अद्भुत गतिविधियां चल रही है। दोस्तों अब नेक्स्ट है वाटसन एंड क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए का संरचना यानी स्ट्रक्चर का पता लगाया। दोस्तों ईयर 1953 में वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए का आकार डबल हेलिक्स होता है, यानी 2 कुंडलियों, घुमावदार सीढ़ियों जैसी संरचना जो आपस में जुड़ी होती है। इस खोज ने पूरी जैव विज्ञान की दिशा बदल दी क्योंकि डीएनए ही हमारे वंशानुगत गुणों को तय करता है, यानी हमारी आंखें का रंग, बालों का रंग और कई शारीरिक विशेषताएं। दोस्तों डीएनए रिप्लिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका सेल अपने डीएनए की एक जैसी कॉपी बनाती है।
दोस्तों नेक्स्ट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमारी कोशिका यानी सेल के नाभिक के अंदर पाए जाने वाले सूत्र जैसे धागे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें ही हमारा डीएनए और जीन मौजूद रहते हैं, यानी यही हमारे वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। दोस्तों ये रंगीन इमेज में यही बताया गया है। दोस्तों अब नेक्स्ट है जेनेटिक व्हील। जेनेटिक व्हील एक चार्ट या गोलाकार चित्र, सर्कुलर चार्ट होता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि डीएनए में मौजूद जेनेटिक कोड कैसे प्रोटीन बनाते हैं। यह वैज्ञानिकों के लिए एक गाइड का नक्शा मैप की तरह होता है, जो बताता है कि कौन से 3 नाइट्रोजन बेस ट्रिपलेट कॉन्डोन किस एमिनो एसिड को दर्शाते हैं। दोस्तों यह छात्रों और वैज्ञानिकों को डीएनए और प्रोटीन के संबंध को समझने में मदद करता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है ब्राउन एंड ब्लू आईज। दोस्तों हमारी आंखों का रंग डीएनए में मौजूद जीन से तय होता है, यानी हमारी आंखों का रंग वंशानुगत जेनेटिक होता है, जो हमें माता पिता से मिलता है। दोस्तों आंखों का रंग 2 मुख्य जीन से तय होता है। पहला होता है OCA2 जीन और दूसरा होता है HERG2 जीन। दोस्तों अब नेक्स्ट है जीन एक्सप्रेशन। दोस्तों हर जीन हमारे डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जो किसी विशेष प्रोटीन को बनाने की जानकारी रखता है। दोस्तों जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब यह जानकारी डीएनए से बाहर आकर प्रोटीन के रूप में बदलती है, यानी जब जीन सक्रिय होकर अपना काम दिखाता है। दोस्तों डीएनए का वह हिस्सा जिसमें प्रोटीन बनाने की जानकारी होती है mRNA में कॉपी किया जाता है। दोस्तों यह काम RNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम करता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है जेनेटिक सीजर रिकॉम्बिनेट डीएनए। दोस्तों जेनेटिक सीजर यानी जीन काटने की कैंची, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के अंदर किसी खास जगह को पहचान कर काट सकते हैं। दोस्तों इन्हें वैज्ञानिक भाषा में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। दोस्तों रिकॉम्बिनेट डीएनए, इसका मतलब होता है जब 2 अलग अलग जीवों के डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाया जाता है तो उसे रिकॉम्बिनेट डीएनए कहा जाता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट एक वैज्ञानिक तकनीक है जिससे किसी व्यक्ति की पहचान उनके डीएनए के आधार पर की जाती है। जैसे हमारी उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति का डीएनए पैटर्न भी अलग होता है, इसलिए इसे जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक यानी जैविक पहचान विधि भी कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हेयर, ब्लड और हड्डी और त्वचा से डीएनए निकाला जाता है। फिर डीएनए खास हिस्सों का विश्लेषण एनालिसिस किया जाता है। फिर कंप्यूटर से उसका पैटर्न देखा जाता है। ये पैटर्न हर व्यक्ति के अलग अलग होता है। इस पैटर्न की तुलना दूसरे व्यक्ति के डीएनए से की जाती है। दोस्तों अब नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। दोस्तों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट था, जिसका उद्देश्य था मनुष्य के पूरे डीएनए में मौजूद सभी जीन की पहचान और नक्शा तैयार करना, यानी हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से जीन कहाँ हैं और उसका काम क्या है, इसकी पूरी जीन की किताब बनाना इस प्रोजेक्ट का मकसद था। दोस्तों अब नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों विज्ञान और जीव विज्ञान की तकनीक का इस्तेमाल खेती को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, तो उसे कृषि जैव प्रौद्योगिकी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। यानी कि विज्ञान की मदद से ऐसे बीज, पौधे, फसलें बनाना जो ज्यादा उपज दे, कम पानी में उगे और कीटों से सुरक्षित रहे। दोस्तों नेक्स्ट है ह्यूमन हार्ट, हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट, पंप करने वाला अंग। यह छाती के बीच थोड़ा बाईं ओर होता है और दिन रात बिना रुके यानी ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता रहता है। दोस्तों हार्ट का काम, दोस्तों ऑक्सीजन वाला ब्लड शरीर तक भेजता है, गंदा ब्लड फेफड़ों में भेजता है ताकि वह शुद्ध हो सके। दोस्तों अब नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ। दोस्तों जब विज्ञान और जीव विज्ञान की तकनीकों का उपयोग मनुष्य की बीमारियों की पहचान, रोकथाम और इलाज के लिए किया जाता है, तो उसे स्वास्थ्य क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ कहा जाता है।
दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी का यूज मुख्य उपयोग बायोटेक्नोलॉजी से बने टीके शरीर को वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत देते हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। दोस्तों अब नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्री। दोस्तों जब सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं या जैविक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल औद्योगिक उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है तो उसे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। यानी फैक्ट्रियों में मशीन नहीं बल्कि सूक्ष्म जीव काम करते हैं। दोस्तों कुछ प्रमुख उपयोग हैं सूक्ष्म जीवों की मदद से अल्कोहल, बियर, ब्रेड, कर्ड, चीज जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है प्रोटीन सीक्वेंसिंग। दोस्तों प्रोटीन सीक्वेंसिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड की सटीक क्रम को पता किया जाता है। यानी किसी प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड हैं और वे किस क्रम में जुड़े हैं, यही प्रोटीन सीक्वेंस कहलाता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है इंडियन कंट्रीब्यूशन टू बायोटेक्नोलॉजी। भारत ने जैव विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ पर वैज्ञानिकों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों ने मिलकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। दोस्तों अब नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों भविष्य में बायोटेक्नोलॉजी हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र को बदल देगी, चाहे वो स्वास्थ्य हो, कृषि हो, उद्योग। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इसका भविष्य कैसा दिख रहा है। दोस्तों आने वाले समय में जीन थेरेपी से आनुवंशिक बीमारियों का इलाज संभव होगा। दोस्तों आने वाले समय में कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियों के लिए व्यक्तिगत दवाएं बनाई जाएंगी। दोस्तों डीएनए टेस्टिंग से हर व्यक्ति के अनुसार इलाज तय किया जा सकता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है वर्ल्ड सिनेरियो। जैव प्रौद्योगिकी आज पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ने वाला विज्ञान है। हर देश इसमें नए नए प्रयोग कर रहा है ताकि इंसान, कृषि और पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। आइए जानते हैं विश्व स्तर पर इसका परिदृश्य। दोस्तों यूएसए जैव प्रौद्योगिकी में विश्व नेता, ग्लोबल लीडर है। दोस्तों यहाँ पर हार्वर्ड, MIT और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थान रिसर्च में अग्रणीय हैं। दोस्तों सेकंड फ्लोर हो गया है कंप्लीट। ये क्विज का कुछ क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे दोस्तों अब हम आ गए हैं इस म्यूजियम का इम्पोर्टेंट पार्ट में, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये सामने में ही राकेश शर्मा के स्टैचू बने हैं। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। वे 2 अप्रैल 1984 को सोवियत अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष में गए थे। उन्होंने 7 डेज 21 आवर्स 40 मिनट्स अंतरिक्ष में बिताए। जब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है तो उन्होंने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा। दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है पावर्स ऑफ 10। दोस्तों इसमें यह दिखाता है कि चीजें कितनी छोटी या बड़ी हो सकती है, जैसे सूक्ष्म जगत से लेकर ब्रह्मांड तक। दोस्तों अब नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए गैसों की परत, लेयर ऑफ गैस है। यह पृथ्वी को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है और जीवन के लिए आवश्यक हवा प्रदान करता है। दोस्तों वायुमंडल की प्रमुख गैसें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.04% और थोड़ी मात्रा में जलवाष्प और अन्य गैसें। दोस्तों अब नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर। एक ऐसा विमान एयरक्राफ्ट है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी सीधे ऊपर उठ और नीचे उतर सकता है। यह उड़ान भरने के लिए रोटर ब्लेड का इस्तेमाल करता है जो ऊपर की तरफ हवा को धक्का देकर लिफ्ट पैदा करते हैं। हेलीकॉप्टर के ऊपर लगी मुख्य पंखी मेन रोटर घूमती है जिससे लिफ्ट बनती है। पीछे की छोटी पंखी टेल रोटर हेलीकॉप्टर को संतुलित रखती है ताकि वह घूमे नहीं। पायलट लीवर और पैडल से दिशा, ऊंचाई और गति नियंत्रित करता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है ड्रैग। ड्रैग एक प्रतिरोधक बल रेसिस्टिंग फोर्स है जो किसी वस्तु के हवा या तरल फ्लूइड में चलने पर उसकी गति के विरुद्ध काम करता है।
दोस्तों नेक्स्ट है स्टीम लाइन। एक ऐसी काल्पनिक रेखा इमेजिंग लाइन होती है जिसके हर बिंदु पर तरल फ्लूइड का प्रवाह स्पर्श रेखा टैंजेंट की दिशा में होता है। सरल शब्दों में यह दिखाती है कि हवा या पानी कैसे बह रहा है। दोस्तों अब नेक्स्ट है बीम वेव गाइड एंटीना। एक प्रकार की परावर्तक एंटीना रिफ्लेक्टर एंटीना होती है जिसमें रेडियो सिग्नल को दर्पणों मिरर्स की मदद से फीड सिस्टम तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है स्पेस स्पिन ऑप्स। स्पेस स्पिन ऑप्स वे तकनीकें या आविष्कार टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस हैं जो मूल रूप से अंतरिक्ष अनुसंधान स्पेस रिसर्च के लिए बनाए गए थे। बाद में उनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होने लगा। दोस्तों स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है नासा या अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विकसित तकनीकें जो बाद में दूसरे उद्योगों या आम जनता के काम आने लगी। दोस्तों अब नेक्स्ट है सैटेलाइट कंपोनेंट्स। एक सैटेलाइट उपग्रह कई महत्वपूर्ण हिस्सों से मिलकर बना होता है जो मिलकर उसे अंतरिक्ष में काम करने, संचार करने और डेटा भेजने में मदद करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सैटेलाइट के कुछ कंपोनेंट्स रखे गए हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है स्पेस मटेरियल्स। दोस्तों स्पेस मटेरियल वो विशेष पदार्थ स्पेशल मटेरियल्स होते हैं जो अंतरिक्ष के कठोर वातावरण जैसे बहुत ज्यादा तापमान, विकिरण, रेडिएशन, निर्वात और माइक्रोग्रेविटी को सहन कर सके। दोस्तों नेक्स्ट है स्पेस सूट। दोस्तों स्पेस सूट एक विशेष सुरक्षा पोशाक प्रोटेक्टिव सूट है जो अंतरिक्ष यात्रियों एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष के कठोर वातावरण से बचाती है। इसे एक्स्ट्रा वेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट EMU भी कहा जाता है। स्पेस सूट का मुख्य कार्य होता है दोस्तों ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, प्रेशर बनाए रखना क्योंकि अंतरिक्ष में हवा का दबाव नहीं होता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है स्पेस फूड। स्पेस फूड वह विशेष प्रकार का भोजन होता है जो अंतरिक्ष यात्रियों एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ऊर्जा पोषण सुविधा देने के लिए वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाता है। दोस्तों स्पेस फूड की जरूरत क्यों होती है? पहला नंबर है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। सेकंड नंबर तापमान बहुत बदलता है। दोस्तों नॉर्मल भोजन उड़ सकता है या तैर सकता है, इसलिए ऐसा भोजन चाहिए जो हल्का, पौष्टिक, सुरक्षित और बिना टुकड़े बिखरे खाया जा सके। दोस्तों अब नेक्स्ट है लॉन्च कॉम्प्लेक्स। लॉन्च कॉम्प्लेक्स एक वह स्थान या क्षेत्र होता है जहां से रॉकेट या उपग्रह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च परीक्षण किया जाता है। यह एक तरह का रॉकेट लॉन्च स्टेशन होता है। दोस्तों यह एक शैक्षिक मॉडल है, एजुकेशनल मॉडल, जो यह दिखाता है कि उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं और सिग्नल या डेटा भेजते हैं जैसे GPS, वेदर सैटेलाइट या कम्युनिकेशन सैटेलाइट करते हैं। दोस्तों इंडिया में जितने भी सैटेलाइट बने हैं स्टार्टिंग से लेके आज तक सभी सैटेलाइट का मॉडल यहाँ पर बना हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट है रॉकेट। रॉकेट एक ऐसा यान व्हीकल है जो न्यूटन के तृतीय गति नियम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर काम करता है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी जब रॉकेट अपने पीछे की तरफ गैसों को जोर से निकालता है तो गैसों का विपरीत दबाव उसे ऊपर की ओर धकेल देता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। इसे इसरो ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बनाया गया था। 18 जुलाई 1980 को इस रॉकेट ने रोहिणी RS-1 उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। दोस्तों ये है GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो पृथ्वी पर किसी भी जगह की सटीक स्थिति बताती है। दोस्तों भारत का पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान-1 जो 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने लॉन्च किया था। इस मिशन ने चांद पर पानी के अंश खोजकर दुनिया को चौंका दिया था। दोस्तों अब नेक्स्ट है मार्स रोवर। मार्स रोवर एक ऐसा रोबोटिक वाहन है जो मंगल ग्रह की सतह पर उतरकर वहां की मिट्टी, पत्थर और वातावरण का अध्ययन करता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है OT रेडियो टेलीस्कोप ORT। भारत का एक रेडियो टेलीस्कोप जो तमिलनाडु के OT में स्थित है।
दोस्तों इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को पकड़ने, तारों और गैलेक्सियों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों 3rd फ्लोर तक हो गया है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट अब 4th फ्लोर। दोस्तों नेक्स्ट 4th फ्लोर पे आ गए हैं बेल हॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलते हैं घूमते हैं यहाँ पर क्या क्या है आप लोग को दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों नेक्स्ट है ऑटोनोमस सिस्टम। दोस्तों ऐसी प्रणाली जो अपने आप काम कर सकती है बिना किसी मानवीय नियंत्रण के। उदाहरण के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार जो खुद चलती है, ड्रोन, रोबोट। ऑटोनोमस सिस्टम वो होता है जो सोचकर खुद काम करे बिना इंसान के लगातार नियंत्रण के। दोस्तों अब नेक्स्ट है आकाश मिसाइल सिस्टम। भारत में बना एक शक्तिशाली सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। यह मिसाइल 25 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ते दुश्मन के विमान, ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही मार के गिरा सकती है। दोस्तों समय हो गया है 6 o'clock। म्यूजियम क्लोज होने का टाइम हो गया है दोस्तों। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लाइट को बंद कर रहे हैं और एग्जिट लेने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो अधूरा रह गया आज। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपने अभी देखा भारत के गौरव विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम का शानदार सफर, जहां हर मॉडल, हर मशीन और हर आविष्कार में छिपी है भारत की प्रतिभा, मेहनत, जिज्ञासा की कहानी। यह म्यूजियम सिर्फ विज्ञान को नहीं दिखाता बल्कि हमें सोचने और सीखने पर प्रेरित करता है। यहाँ का हर सेक्शन, हर प्रदर्शन हमें बताता है कि अगर डॉक्टर विश्वेश्वरैया जैसे महान लोग कर सकते हैं तो हम सभी अपने अंदर के वैज्ञानिक को जगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बेंगलुरु आए तो जरूर घूमिए इस म्यूजियम को और महसूस कीजिए भारत की साइंटिफिक स्पिरिट को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही और रोमांचक सफर हम आपको लेकर जाएं। तो बने रहिए द अभियांश वे के साथ।